हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू। आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। तो आइए हम अपने नए क्वेश्चन के साथ नए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन ये है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए यंत्रवत याद करना, ऑप्शन बी योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, ऑप्शन सी केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, या ऑप्शन डी बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, यदि किसी भी ऑप्शन में जैसे यंत्रवत याद कराना या विद्यार्थियों को नामांकित करना या उनको वर्गीकरण करने पे बल देना या केवल शब्द आ जाए तो आप ये मान के चलेंगे यह सब निगेटिव वर्ड है और आपको एक क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर क्या है उस पे ही आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं। ऑप्शन ए सन्निहित, ऑप्शन बी संबंधित नहीं, ऑप्शन सी पूर्णतया अलग, या ऑप्शन डी स्वतंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ए संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से ऑप्शन ए अनुबंधन द्वारा अर्जित है, ऑप्शन बी अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, ऑप्शन सी यंत्रवत याद करने पर आधारित है, या ऑप्शन डी प्रबलन पर केंद्रित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए बार बार याद करने के द्वारा एक ही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, या ऑप्शन बी प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, ऑप्शन सी बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, या ऑप्शन डी बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांत को चुनौती देनी चाहिए। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ऑप्शन बी अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी, ऑप्शन सी बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी, या ऑप्शन डी आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, ऑप्शन बी अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, ऑप्शन सी अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, या ऑप्शन डी अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? ऑप्शन ए यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, ऑप्शन बी यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, या ऑप्शन नंबर सी अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, या ऑप्शन डी यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का
ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन ए, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। ऑप्शन बी, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ऑप्शन सी, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। या ऑप्शन नंबर डी, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? ऑप्शन ए, शारीरिक दंड। ऑप्शन बी, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। ऑप्शन सी, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। या ऑप्शन डी, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसमें आपका सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण एवं तीसरा सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये दोनों आपके अधिगम को बढ़ावा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? ऑप्शन ए, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करके। एक व्याख्यान देकर। या प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? ए, पर्यावरणीय प्रभाव। बी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। सी, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोष्ठक में कोड। या डी, जन्मजात विशेषताएं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? ऑप्शन ए, विद्यालय एवं मीडिया। ऑप्शन बी, मीडिया एवं पास पड़ोस। ऑप्शन सी, परिवार एवं पास पड़ोस। या ऑप्शन डी, परिवार एवं मीडिया। तो इसमें आपको द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण कौन सा है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। विद्यालय एवं मीडिया समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ऑप्शन ए, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। ऑप्शन बी, किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था। ऑप्शन सी, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन डी, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। शैशवावस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। बी, विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते हैं। सी, विकास जीवन पर्यंत होता है। डी, विकास परिवर्त्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? ए, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता, जेंडर पक्षपात या जेंडर पहचान। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जेंडर पक्षपात का यह उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है।
बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ऑप्शन ए जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, ऑप्शन बी जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, सी जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, डी जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए इनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? ऑप्शन ए जीन पियाजे, बी लॉरेंस कोहलबर्ग, सी जे.बी. वॉटसन या डी लेव वाइगॉत्स्की। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, जहाँ पे भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक की बात कर दी जाए तो वहाँ पे आप ये जान लीजिए कि वहाँ पे लेव वाइगॉत्स्की ही होंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ए मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जन्म पूर्व अवधि या प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रारंभिक बाल्यावस्था सबसे संवेदनशील अवधि होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, सी प्रसूप्ति अवस्था, डी सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सामाजिक अनुबंध विन्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। निम्नलिखित व्यवहारों में कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ऑप्शन ए आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, बी प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता, सी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार या डी संरक्षण कक्षा समावेशन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, संरक्षण तथा कक्षा समावेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ए अनुबंधन, बी प्रबलन, सी स्कीमा या डी अवलोकन अधिगम। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिसमें यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगॉत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? ए पाड़ या ढांचा, बी आत्मकेंद्रित वार्ता, सी व्यक्तिगत वार्ता या डी जोर से बोलना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, व्यक्तिगत वार्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मॉडलिंग, पाठ या कोष्टक में ढांचा, सी प्रबलन या डी अनुबंधन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी पाठ या ढांचा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को हम देखते हैं। रूही हमेशा समस्या को एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? अनम्य विचारक, आत्मकेंद्रित विचारक, सृजनात्मक विचारक या डी अभिसारिक विचारक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सृजनात्मक विचारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगर हम आकलन करते हैं तो उसका प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना या डी संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर,
आकलन का प्राथमिक उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम यह जान सके कि बच्चों में कौन सी भ्रांतियां हैं या उनको क्या समझ में आया, क्या उनकी त्रुटियों को, उनकी जानकारियों को हम समझ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है। बी, बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। सी, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है। या डी, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? ए, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। बी, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। सी, न्यून अवधान विकार। या डी, अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। बी, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करके अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना। सी, व्यवहारवादी सिद्धांत। या डी, अशक्त बच्चों में के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने ये है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। बी, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। सी, विद्यालय को छोड़ने के लिए कहना चाहिए। या डी, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखेंगे कि सबसे पॉजिटिव, सबसे सही आंसर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहता बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीकों को ढूंढना चाहिए। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तथा लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को ए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। बी, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। सी, तैयार नहीं करना चाहिए। या डी, कभी कभी तैयार करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं के लिए हमेशा तैयार होना, सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए। कभी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए या कभी कभी तैयार के, ये सब निगेटिव आंसर हैं। आप सबसे सटीक पॉजिटिव आंसर को ही देखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे और दोस्तों में भी यह पहुंच सके। हमारे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।